नमस्कार, मेरा नाम सूरज रावत है। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और स्नातक संस्कृत विद्यार्थी की तृतीय जमा के छात्र हूँ। जैसा कि आज का मेरा मुद्दा है कि आखिर हमारे संविधान निर्माण जो समय हुआ है उस समय प्रारूप समिति के ऊपर लेकर हुआ है। प्रारूप समिति के ऊपर पहले समस्या आई थी कि उनमें कौन कौन से सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में अल्लाह के स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी आगरकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, सर सैयद मोहम्मद साहबुल्लाह थे, बी एल मित्तल थे और डी बी खेतान थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष माने जाते प्रारूप समिति के। और हमारा आज का मेन मुद्दा पॉइंट को हम एक भाषण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत का संविधान बना था उसमें आगे बनने में कितना समय क्यों लगा, जबकि अन्य देशों के देश का कम समय में लगा, किसी देश का अधिक संविधान बनने में समय लगा, जबकि भारत में 2 वर्ष 11 दिन का समय लगा, कैसे लगा। इसके बारे में प्रश्न होता है, उसका आंसर मिलेगा हमारे भाषण में। प्रारूप समिति की जो आलोचना की गई थी तो उसमें अम्बेडकर जी ने उनका समाधान किया था कि आलोचना क्यों की जा रही है, इसके द्वारा की जा रही है। और संविधान में समाजवाद का मिश्रण इस प्रकार, जैसे कि संविधान में समाजवाद से तात्पर्य है सभी लोगों को उस पर अधिकार होता है, साल में किसी व्यक्ति का अधिकार ना हो। तो उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विस्तृत वर्णन किया है और बताया है केंद्र को राज्यों से अधिक आज़ादी शक्तिशाली माना गया है। लेकिन जो कि देखा जाए तो वास्तव में उन्होंने विस्तृत बताया जाता है केंद्र और राज्य दोनों में अपने अपने क्षेत्र राज्य सूची केंद्र सूची दोनों के लिए अलग अलग दी गई, दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन कुछ आपातकालीन समय के लिए केंद्र के पास इतनी ऐसी दी जाती है जिससे वो समस्या का समाधान आसानी से हो जाए। और फिर कि हमारे देश को गुलाम होने में द्वारा समय नहीं करेगा, क्योंकि अब संविधान बन गया तो हमें फिर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक गुलाम नहीं हो सकते कभी, क्योंकि हम पहले भी हमें गणराज्य रह चुके हैं। इसके बारे में उन्होंने विस्तृत बताया कि पहले भी हमारा गणराज्य था, जनता द्वारा लोगों को चुना जाता था, शासक को चुना जाता था, लिच्छवी गणराज्य के लिए और बहुत भिक्षुओं को देखने के द्वारा इस चीज़ का वर्णन मिलता है। तो अगर हम उसे जैसा वर्तमान में देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो कि वर्तमान उस समय थी। तो अगर सामाजिक और आर्थिक समानता इसी तरह रहेगी, समाज में जाति व्यवस्था इसी तरह रहेगी और आर्थिक संसाधनों पर अगर हमारी समस्या अगर पूरी इसी तरह रहेगी, धीरे धीरे देश अंदर से खोखला होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि देश आसानी से गुलाम हो जाएगा और जो विकसित देश है वो अपना प्रभुत्व आर्थिक इकोनॉमी को अपना कर लेंगे, इससे संपूर्ण नियंत्रण उनके हाथ में आ जाएगा। और इस देश में कहा गया है कि राजनीतिक सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में सीमित रह गई है। इससे क्या है, देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। केवल लोकतंत्र में जनता का साथ होना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, चलिए आज हम शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम समापन भाषण 25 नवंबर 1949 में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने इन सभी मुद्दों को रखा जिससे कि इन सभी मुद्दों को आसानी से समझा जा सकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण करीब 55 मिनटों तक चला था। क्षमता समिति के भव्य हॉल में उस वक्त सुई पर सन्नाटा छाया हुआ था, सभी गैलरियाँ टर्सों में खड़ी हुई थी, फिर भी किसी के सामने लेने की बात करे जाने तक की आवाज़ थी। उस समय ऐसा माहौल हुआ था और बेहतरीन बलून सूट पहने हुए दूर से आकर्षक नजर आते, बीच बीच में लोगों पर नजर डालते, एक ही व्यक्ति पर सभी नजर टिकी हुई थी। वो व्यक्ति थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो डॉक्टर साहब के भाषण की शुरुआत में और अंत में तालियों की जो गड़गड़ाहट हुई उसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि आते ही तालियों से जोरदार स्वागत किया और जो उनका समापन भाषण हुआ उसमें भी ताली सुनकर जोरदार स्वागत किया। तालियों के धूम में उन पर आदर और सम्मान की बरसात हो रही थी। भाषण के बाद तो हर किसी ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें धन्यवाद भी दिया। ऐसा उन्होंने माहौल बनाया था। अंतिम जब 25 नवंबर 1949 को उन्होंने भाषण दिया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था, धीरे बनकर तैयार हो गया, जिससे बढ़िया 2 वर्ष 11-18 दिन का पूरा समय लगा था। तो चलिए 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आखिरी भाषण में क्या कहा। तो उन्होंने शुरुआत कही थी, महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक दिनांक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इस बात को आज 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि उस दिन 25 नवंबर था, इसलिए 17 दिन हुए। 26 नवंबर के दिन 18 दिन हुए, तो हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 18 दिन माने जाते हैं। इस दरमियान संविधान सभा में कुल कितने सत्र? 11 सत्र हुए। इन 11 सत्रों में 6 सत्र संविधान की भूमिका का प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकार, केंद्रीय संविधान और केंद्र के अधिकार, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट तथा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति पर विचार विमर्श करने में लग गए थे कुल मिलाकर। फिर 7वें और 8वें, 9वें, 10वें और 11वें सत्र का उत्तर इसमें किया गया था मसौदा संविधान को विचार विमर्श करने के लिए कि समस्याओं के बच्चों का हक है, कौन कौन सी समस्या है। संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 के दिन मसौदा समिति को चुना, अर्थात प्रारूप समिति का निर्माण हो गया। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। उसकी पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त को हुई थी पहली बैठक। 30 अगस्त को 141 दिनों तक कामकाज चला। इस दरमियान समिति संविधान का मसौदा तैयार करने के काम में व्यस्त थे।
संविधान सलाहकारों ने कामकाज के लिए ढांचा मसौदा समिति को सौंपा। तब मसौदा समिति ने संविधान में 243 अनुच्छेद और 13 परिशिष्टें शुरुआत में बनाकर निर्माण निर्मित की थी। मसौदा समिति द्वारा संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया था शुरुआत में। पहले मसौदा संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विचार विमर्श के बाद आखिरी दौर में उन्होंने मसौदा समिति में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई थी, बढ़कर अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेद हो गए थे और 8 अनुसूचित जनजातियां थी, जो कि वास्तव में मानी गई थी। मसौदा समिति में करीब 7,635 सुधार के लिए आए थे। उनमें से 2,473 सुधार प्रत्यक्ष विचार के लिए सदन में प्रस्तुत किए गए। तो इन वास्तविक स्थितियों को मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी समय ऐसा कहा जाता था कि अपना काम पूरा करने के लिए समिति ने अत्याधिक समय लिया है और बहुत धीमी गति से काम कर रही है, जनता का धन हिसाब से खर्च कर रही है। रोम जब चल रहा था तब नीरो फिगर लगाया करता था। बिल्कुल उसी तरह की हालत समिति के भी होने की कई इदारे थी क्योंकि किसी से खर्चे कर रही है। क्या इन आरोपों में सच्चाई है? तो आइए हम इनको कुछ संक्षेप में इसका विस्तृत वर्णन करने की बात करते हैं कि अन्य देशों की संविधान समिति द्वारा संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा। तो इस विचार में हम रखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे संविधान में जो निर्माण करने वाली कार्य समिति थी उसको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो एक नजर से डालते हैं कि कुछ उदाहरण देखिए, जैसे अमेरिका की समिति की पहली बैठक कब हुई थी? 25 मई 1787 को हुई थी। 4 महीने में 17 सितंबर 1787 को उन्होंने अपना काम पूरा किया। कनाडा की संविधान सभा की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1864 को और मार्च 1867 को संविधान का काम पूरा हुआ। अर्थात 2 साल 5 महीने का समय लगा था कनाडा के संविधान बनाने में। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान का निर्माण का काम 1891 में शुरू होता है और 9 जुलाई 1900 को समाप्त होता है। अर्थात उसे बनने में कम से कम कितने समय लगे थे? उसे बनने में कम से कम 9 वर्ष का समय लग गया था और इसके लिए उन्हें 9 वर्ष का समय लगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के काम की शुरुआत अक्टूबर 1908 में हुई और 20 सितंबर 1909 में उनका संविधान का काम पूरा हो गया। उन्हें बनने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगा। तो ये बात सही है कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की समितियां संविधान का निर्माण हुआ उनके द्वारा लिए गए समय से हमने अधिक समय लिया है, लेकिन कनाडा की संविधान सभा से हमने अधिक समय नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा की तुलना में हमने बहुत ही कम समय लिया है। लेकिन कनाडा की संविधान सभा से भी कम समय लिया। कैसे लिया कि तो किसने कितना समय लिया इस बारे में सोचने समय 2 बार तो ध्यान रखना जरूरी है। आपने कहा कि उन देशों में कम समय लिया, सब आसानी से संविधान का निर्माण हो गया, जबकि हमारे देश में 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा है, बहुत समय लग गया है। जो कि पहली बात तो ये भी पड़ेगी कि अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, तो इन देशों के संविधान थे वो हमारे देश के संविधान से बहुत छोटे हैं। इनमें अनुच्छेदों का वर्ग बहुत कम है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में देखा जाए केवल 7 अनुच्छेद हैं। उनमें से पहले 4 अनुच्छेदों को 21 में बांटा गया है। तो कनाडा के संविधान में कुल कितने 147 अनुच्छेद हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ केवल 128 अनुच्छेद हैं। तो और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कुल मिलाकर 153 अनुच्छेद हैं। एक और बात पर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि चारों देशों के संविधान निर्माता संविधान सुधार के सवालों का सामना नहीं करना पड़ा। जो यहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ था तो उन्होंने संविधान लागू समिति थी, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। अब एक और इस डिस्प्यूट की परिस्थिति की गई इसी रूप में उन्होंने स्वीकृति मिल गई कि आसानी से संविधान निर्माण करने की समस्या नहीं है। तो जितने हमारे संविधान सभा को 2473 सुधार पर विचार करना पड़ा और विचार बहस की हुई थी, जिसके बाद में निष्कर्ष निकाला गया था किसी को रखना चाहिए, किसी को नहीं रखना चाहिए। तो ये सभी समस्याएं हमारे संविधान समिति की समझ आई है। तो इस वास्तविकता को ध्यान में रखें तो दूसरों को आरोप देने से मुझे ज़्यादा लगता है कि इतने कम समय में इतना कठिन कार्य पूरा करना, समिति में खुद में अभिनंदन करें तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है। मसौदा समिति के कार्य की ओर देखकर ऐसा लगता है प्रतिनिधि नवंबर से पूरी तरह नकारात्मक उनका कर्तव्य है। उनकी राय में मसौदा समिति का काम न केवल नकारात्मक है बल्कि उससे भी हीन स्तर का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार हर किसी को है। जैसा कि तंजुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो उन्होंने कहा कि मसौदा समिति किसी भी सदस्य से अधिक बुद्धिमान होने का नहीं, वो अपने आप में भावशाली बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मसौदा समिति पर टिप्स होने लायक है, ऐसा ही लगता है। इसलिए उनका हमारे भी स्वागत करने मसौदा समिति खुशी होगी कि उन्हें भी अगर सम्मिलित होते थे। संविधान निर्माण के कार्य में योगदान का अवसर नहीं मिला था, इसी रूप से संविधान समिति का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसमें जो उन्हें चुन रहे थे उनका दोष माना जा सकता है, क्या उन्होंने इतना था नहीं। मसौदा समिति पर वो अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए तंजुद्दीन मोहम्मद ने उसे एक नया नाम दिया है और वो कहते हैं कि मसौदा समिति को भ्रमण करने वाली समिति की संज्ञा देते हैं। तो व्यंग कसने वाली समिति को खुशी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें एक बात के बारे में इस पर जानकारी नहीं है कि अनियंत्रण के कारण बहते जाना और बहुत पर नियंत्रण रखने में फर्क होता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण का इसलिए मसौदा समिति कभी बहा ही नहीं सकती। जहाँ मछली जाल में नहीं फंसने वाली थी तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास समिति ने वहाँ जाल बिछाकर वो बैठी ही नहीं, बल्कि
जो मछली वो पकड़ना चाहती थी उसने वहाँ जाल फैलाने की संभावना करी और उसने वहीं अपना जाल बिछाया। तो बेहतर कुछ पानी की कोशिश करना से हमें भटकना नहीं होता है और लेकर नदी की क्षमता समृद्धि का भी नहीं करना चाहते हैं, ये हमें जानना है। फिर भी मैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे समझ के अभिनंदन के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमने अन्य देशों के संविधान से अन्य देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया है, ये वास्तविकता है। लेकिन जब हमें अपने देश में उसको प्राप्त नहीं हो रहा था तो हम वैसे तो रह नहीं सकते थे, समय भी हमारे पास बहुत कम था, तो हमें दूसरे देशों से और अन्य प्रावधानों संविधान में लेना पड़ा था। अब दोस्तों सुधारों को खड़े कर अगर योग्य सुधारों को स्वीकारने की ईमानदारी और साहस नवाज़ नहीं दिखाती तो अपने कर्तव्य से हट जाती और फिर दूसरी बात को बड़ी करने में दोषी हो जाती, उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। ये अगर गलत है कि उसने उस गलती को बेझिझक मानकर उसमें सुधार लाने के लिए मसौदा समझने की कोशिश की, इसमें मुझे खुशी है। एक सदस्य के अपवाद को अगर छोड़ने तो संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा मसौदा समिति द्वारा किए गए काम की भरपूर प्रशंसा की है, इसकी मुझे खुशी है। मसौदा समिति द्वारा जो परिश्रम किए गए उनका उत्सुकतापूर्वक से स्वागत तय स्वीकार किया गया, जिससे प्रशंसा करनी होगी और मसौदा समिति को खुशी होगी, जिससे मुझे भरोसा भी है। संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के मेरे सहयोगी ने मुझ पर जो अभिनंदन की वर्षा की है उससे मैं इतना गदगद हुआ हूँ कि उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास किसी शब्द ही नहीं है। अब संविधान सभा में आते हुए आरक्षित जातियों की दुर्ग रक्षा करने के अलावा मेरी कोई बड़ी इच्छा भी नहीं थी। मेरा आने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए कुछ प्रावधान रखें। इससे बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा कि मुझे एक अनुसूची के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, इसका मुझे भरोसा भी नहीं था। मसौदा समिति में मुझे चुना गया था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए जब मुझे चुना गया तो तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं मिला। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर अल्लाह की कृपा मिली है, जैसे मुझसे बड़े एक अच्छी और योग्य व्यक्ति थी, इतना भरोसा कर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने मेरे चयन किया था और जैसे वहाँ पर मुझे अवसर दिया था, इसलिए मैं संविधान सभा मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञता करता हूँ। मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है कि ये काम केवल मेरा नहीं है, संविधान निर्माण में अकेले मैंने नहीं किया, बल्कि संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंसर किया, जिन्होंने मसौदा समिति की विचार संविधान का अच्छा मसौदा तैयार किया। मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया कि 1941 के अंदर समिति ने काम किया, नए सत्र में निकालने की समिति की कल्पना सीखकर कई मुद्दों को अपने विचारों से समाप्त करने की सहनशीलता के बगैर संविधान निर्माण का कठिन काम सफलता के साथ पूरा नहीं हो पाता। इसकी तरह का बड़ा ऐसे संविधान का ढांचा बनाने वाले प्रमुख आगे ऐसे मुखर्जी का भी जो जटिल प्रस्ताव को आसान और सुस्पष्ट कानूनी स्वरूप के में परिवर्तित करने की तथा इसके लिए कठोर परिश्रम करने की क्षमता शायद किसी और में वो समिति की बहुमूल्य रत्न है। उनके सहयोग के बगैर संविधान को पूरा करने के लिए समिति को कई वर्षों तक बहुत काम करना पड़ता है। आयु मुखर्जी की तेज काम करने वाले कर्मचारी का जिक्र मुझे करना ही होगा, कितना मुश्किल काम उन्होंने पूरा किया, कितना कठोर परिश्रम उन्होंने करना पड़ा। मुझे एहसास है कि कभी कभी उन्होंने आधी आधी रात तक जाकर काम पूरा किया, उनकी कोशिश और उनके सहयोग के लिए उन्होंने कितना त्याग व्यक्त करते हैं। तो संविधान सभा का विभिन्न घटकों का बिना वो समुदाय बनकर रहती तो काला पत्थर और वहाँ सफेद पत्थर दिखाई देने वाले सिरे के इस्तेमाल के बगैर बनी सड़क की तरह हर सदस्य और हर संगठन ने आपके कानून बना कर रखा। उन्होंने जो संगठन करनी होगी थी उसको संगठन किया, ही नहीं कि केवल इसका बात मानी इसका पक्ष की बात मानी नहीं, उन्होंने एक पक्ष की बात मानकर सभी की बात को संगठन किया और उसे विचार विमर्श किया। अपना तबलीग के अलावा कुछ आती नहीं आता है। समिति में कांग्रेस के स्तर की कामकाज व्यवस्थित और अनुशासन करते ढंग से रुका है, तो अपना तबलीग पैदा होने का कोई मौका ही उत्पन्न नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की भी हम सराहना करेंगे और कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही संविधान संविधान के हर अनुच्छेद और हर संशोधन के भविष्य के यकीन हुआ और संविधान विकसित करना आसान हुआ। इसी कारण मसौदा संविधान सभा में आसानी से पारित होने का श्रेय हम कांग्रेस पार्टी को भी देना चाहेंगे और सभी सदस्य पार्टी के अनुशासन की बनी रहती तो संविधान सभा में कामकाज का बड़ा नियत होता है। पार्टी के अनुशासन संबंधी कठोर नीति के कारण सभी केवल हामी भरने वाले समूह मात्र प्रवर्तित होकर रह जाते हैं। संयुक्त समिति में कुछ विद्रोही लोग भी थे, उन्हें मुख्यतः आयु कामत भी थे, DBS देशमुख भी थे, आयु सिंधुआ भी थे, प्रोफेसर सक्सेना, ठाकुर दास भागड़ काफी समावेश था। तो उनके साथ ही प्रोफेसर KV साहब और जयराम मंजूर का जिक्र करना ही पड़ेगा। तो इनका इसमें बहुत अहम भूमिका है। ये विरोधी आलोचक तो थे, लेकिन उन्होंने हमारी कमी को हमारे सामने रखा था, जिससे हम उससे विचार विमर्श करते हैं। जब हमें अपनी कमी को पता चले तो उसके बाद में उसको अधिक विस्तृत वर्णन करना है। तो इनकी हम सबसे बड़ी भूमिका मानते हैं। कुछ बातों को हमने माना नहीं था, लेकिन इनकी भी इसमें बहुत अहम भूमिका थी। उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए मुद्दे सैद्धांतिक थे, मैं उनकी सूचना को स्वीकार नहीं कर पाया। इसका मतलब उनकी सूचना का मतलब उनका ऐसा नहीं था। समिति के कामकाज में जिंदा दिल बनाए रखने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान वो भी कम नहीं है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उनके बगैर संविधान के मौलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने का मौका मुझे नहीं मिलता। असल में संविधान पारित करने की तकनीक हिस्से से ये एक महत्वपूर्ण है और अध्यक्ष पद
सेवा का काम करा। जैसे कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यदव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमें पूर्व से एक प्रकार से स्वतंत्रता दी और हम अपना काम काज अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस समय समाज कामकाज में जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया उनके साथ जो अपना तो सम्मान के साथ पेश आए, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मसला समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधार केवल तकनीकी से संबंधित होने के कारण बताए गए निकालने की कोशिश हुई। मेरी ये क्षण और चिंता लगती है संविधान निर्माण के कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से आगे ले गए कठोर कानूनों को अनुमति नहीं दी, इसलिए खासकर मुझे आपको धन्यवाद देना। तो राजेंद्र प्रसाद जैसे जो कठोर कानून भी हम लाए या हमारे सदस्य से लेकर आए थे, उनका उन्होंने विरोध भी किया, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने ऐसे संविधान निर्माण में ऐसी भूमिका निभाई। संविधान का जब समर्थन करना था अपना मेरे मित्र सरलाल कृष्ण ने लिया और आई कृष्ण स्वामी ने किया, इसलिए संविधान की गुणवत्ता के विषय पर बोलना नहीं चाहता। मेरी राय में संविधान भले कितना भी बुरा हो, मेरी राय में संविधान भले कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये तो उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर अगर बेवजह ईमानदार हो तो वो अच्छा ही साबित होगा। लेकिन ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर अगर बेईमान है तो अर्थात अगर संविधान बना भी दिया है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान का कोई महत्व नहीं, देश अच्छे से नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ देखा तो संविधान कितना भी बुरा होगा, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो देश का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। संविधान का अमल करना पूरी तरह से संविधान पर निर्भर नहीं करता। संविधान का केवल राज्य के कुछ हिस्सों को जैसे कि कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका अपराधिक विभागों का हमेशा लोगों पर तथा अपनी इच्छाओं तथा सार्वजनिक लोगों द्वारा निर्माण की राजनीतिक पार्टी पर निर्भर रहता है। भारत के लोगों और उनके राजनीतिक दल का वो किस प्रकार पेश आएंगे ये खुद कैसे पता है, क्योंकि राजनीतिक दल की सबके अपनी विचारधारा रहती है, सबके अपने अपने उद्देश्य रहते हैं। तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के संवैधानिक मार्ग को अपनाएंगे तो ये आप मेरे राजनीतिक मार्ग अपनाएंगे, ये राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर है। तो पहले संविधान कितना भी इच्छा की उस पर रहती है बताने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो राजनीतिक दलों सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारी समस्याओं को समाधान है, पहले हमारी समस्या कैसी थी, इसलिए भारतीय लोग उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आगे आगे बगैर संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लेना नहीं रहता है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन रहा है। यहाँ पर राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यदि राजनीतिक दल अगर उनका कार्य रहता है कि आलोचना करना सकता है विरोधी पार्टी, जिससे कि उसकी कमियों को बताया जा सके, नए नए कानून नए नए नियम बनाए जा सके। अगर कोई अपना काम अच्छे से नहीं करे तो संविधान के जरिए एक्चुअली संचलित होगा। साम्यवादी और समाजवादी दल की ओर से संविधान के बारे में बड़े पैमाने पर नाराजगी जताई जा रही है। वे संविधान के प्रति क्यों नाराजगी जाहिर करते हैं, सचमुच संविधान ठीक नहीं है, इसलिए क्या आप नाराजगी व्यक्त करते हैं। चलिए इस बात में हम चर्चा करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में निश्चित रूप से मैं ही करूँगा, क्योंकि साम्यवादी पार्टियों को कामगारों पर तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहिए। वो चाहते हैं डिक्टेटरशिप है, जैसे कि वर्तमान समय में चीन में देख सकते हो, वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ रही है। संसदीय जनतंत्र पर आधारित होने के कारण संविधान का करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने एक लोकतंत्र की जनता के रूप में ब्रिटेन से किया था, तो हमारा संविधान जनतंत्र पर आधारित संसदीय प्रणाली जब वे साम्यवादी चाह रहे थे तानाशाही पर शासन को संभव ही नहीं था। उसी प्रकार समाजवादी तो बातें चाहते थे, पहली बात क्या चाहते थे कि अगर सत्ता उनके हाथ में आती तो बिना किसी चीज में चुका निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण करने की आगे तो संविधान के चाहिए। समाजवादी को उद्देश्य था कि हमारी संपत्ति है उसका पूंजीपति है उनके हाथ से निकाल कर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। समाजवादी को एक और चीज चाहती है वो है संविधान में मौलिक अधिकार निरपेक्ष तथा किसी भी तरह के वादा रहित होने चाहिए। उनके पक्ष को सत्ता प्राप्त करने में असफलता मिली तो मेरे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मुख्य रूप से दोनों मामलों के कारण संविधान पर टिप्पणी के मार्च चलाया जाता है, चाहे वो संसदीय चाहे वो समाजवाद हो चाहे वो साम्यवाद दल। संसदीय जनतंत्र सिद्धांत की केवल राजनीतिक जनतंत्र का आदर्श नहीं है, ये नहीं कह सकते हम संसदीय जनतंत्र आ गया तो वो आदर्श नहीं किए, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मूल चुका बिना किसी को निजी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का स्वतंत्रता प्रभुत्व देकर उससे अलग नहीं किया जा सकता। भाई उसने अपनी मेहनत से संपत्ति कमाई है, अपनी मेहनत से कमाया तो उसको छीनने का क्या अधिकार, कोई अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कभी भी आवाज नहीं हो सकती और मैं ये नहीं कहता कि उन पर डाले के कभी कभी हटाया नहीं जा सकती। मैं बस इतना चाहता हूँ कि संविधान में शामिल है, आज की पीढ़ी ही है। आपको एक कथन अगर अत्युक्तिपूर्ण लगता है तो मेरे संविधान सभा के सदस्यों की बात है, संविधान में शामिल करने को लेकर मसौदा समिति को दोष नहीं दिया जाता क्योंकि वो मौलिक अधिकार हमारे देश की चीज माने जाते हैं। वैसे भी कांग्रेस संविधान सभा पर 30 का दोहरा पर क्यों वो संविधान सभा पर 30 का दोहरा पर नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो अमेरिकी कूटनीति थे उन्होंने महत्वपूर्ण और तत्वपूर्ण विचार रखते हुए संविधान निर्माण पर अपने विचारों को विचार रखना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए अमेरिका के चेयरपर्सन के कूटनीति उनके बारे में समझे हर पीढ़ी कौशल की अपनी इच्छा के अनुसार खुद को मान लेने का आया राष्ट्र में अन्य राष्ट्र के लोगों की तरह आने वाली पीढ़ी को कोई बंधन नहीं बना सकती।
अर्थात ये बात से स्पष्ट होता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो अगर हम उसकी चलाएंगे उस देश में तो वो संभव नहीं है। बहुसंख्यक लोगों में उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि केवल बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक को अगर ध्यान नहीं रखा जाए, ये भी नहीं है कि अल्पसंख्यक की चले बहुसंख्यक दोनों का सामंजस्य बनाना मुमकिन नहीं है। मैं मानता हूँ जैसा सर ने बताया सत्य है, इसी आधार पर अनुसंधान संशोधन की प्रणाली अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक सरल भी है। क्षमता से संबंधित है कि महत्वपूर्ण विषय अब मैं कहना चाहता हूँ सत्ता का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण किया है। तो जैसा कि बताया कि अगर वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक व्यवहार होता है तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन की प्रणाली रखी गई है, जो कि अन्य देशों की तुलना में अमेरिका की तुलना में बात करें तो बहुत ही सरल है। इतनी कठिनाई से संविधान संशोधन नहीं होता है, आसानी से संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सत्ता की जरूरत से अधिक केंद्रीकरण किया गया है। ऐसा कहा जाता है सत्ता का केंद्रीकरण करने में सब कुछ केंद्र के हाथों में दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। और कानून पालिकाओं के सत्ता पर लाया गया इस प्रकार की गंभीर शिकायत नहीं की जाती है, लेकिन स्पष्ट है कि मुझे कि अत्युक्ति बल्कि संविधान के जरिए क्या करवाना है इस बारे में जानकारी के अभाव दर्शाता है। केंद्र और राज्य के बीच का संबंध दर्शाता है। जानने के लिए केंद्र राज्य के बीच संबंध की बात करें तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन मूल सिद्धांतों पर भी आधारित है उन्हें समझना जरूरी है। संघ राज्यों का मूलभूत सिद्धांत यह कहता है कि विधानसभा और कार्यकारी मंडल की सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा केंद्रीय किसी भी कानून के तहत नहीं बल्कि संविधान के द्वारा किया गया है। जब केंद्र के लिए अलग केंद्र सूची के लिए अलग विषय रख दिए हैं, राज्य सूची के लिए अलग विषय रख दिए हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि संविधान की को दी गई है। संविधान का यही कारण है संविधान के तहत होने वाले इस राज्य अपने कानून संबंधी अथवा कार्यकारी अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है। इस मामले में केंद्र और राज्य बराबर से करता है। ऐसे संविधान केंद्रीय कार्य संविधान द्वारा मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि अन्य किसी भी संघ राज्य के संविधान में जितना नहीं दिया गया है उतना विधानसभा और कार्यकारी मंडल का दर्जा संविधान द्वारा केंद्र को दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि शेष सरकार राज्य को ना दिया केंद्र को दी गई है, तो ऐसा भी हमें इसलिए समझना जरूरी है। जैसे कि लेकिन विशिष्ट संघ राज्य की मूलभूत सिद्धांत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया संघ राज्य की मूल पहचान के केंद्र और घटकों की विधानसभा और कार्यकारी मंडल की सत्ता का प्रदान द्वारा विभाजन संविधान दोनों के विभाजन से पहले से चर्चा करके संघ सूची के विषय है राज्य सूची के विषय बने, तो इस बारे में कोई गलती हो ही नहीं सकती। अभी कहना गलत होगा कि इसके कार्य में के अधिकार में बनाया गया है कि विभाजन की मतलब की इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता, तो यह करना है पालिका के पास नहीं। इन्हें केंद्रीय अपने अधिकार राज्य का के कर रहा है तो न्यायपालिका की समझ में आ सकती है। इस बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि न्यायालय सुधार ला सकते हैं, लेकिन इनको हटाकर इसकी जगह दूसरा कानून नहीं बना सकते। पुराने अभियान में बदलाव करते हुए नए दीवार करते हैं, नए मुद्दे सामने रखते हैं। अल्पमत से दिए हुए निर्णयों को बदल सकते हैं, लेकिन सीमा रेखाएं ऐसी जिन्हें पार नहीं कर सकते हैं। तो अधिकार के बंटवारे की क्रिया में जैसे परिवर्तन नहीं ला सकते, जो अधिकार अस्तित्व में है उनकी व्यापकता बढ़ा सकते हैं, लेकिन सत्ता को दिया गया अधिकार में सबसे दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो हाँ देखो इधर मुद्दा ये चल रहा है, आपकी समझदारी होगी न्यायपालिका को भी मुद्दा किया गया है कि केवल केंद्र राज्य में विवाद चल रहा है तो उसको देखें और उसमें समस्या का समाधान करें। इस प्रकार संघ पद्धति को आने वाला केंद्रीकरण का पहला आरोप निराधार सिद्ध होता है। दूसरा आरोप है कि राज्यों को परास्त करने का अधिकार केंद्र को दिया गया। इस आरोप को मानना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार मध्य अधिकार संविधान की साधारण विशिष्टताओं का हिस्सा नहीं है। उनका प्रबंध पर किए जाने वाले अमल को केवल आपातकाल तक सीमित रखा गया है। ध्यान रखने की एक और बात है कि आपातकाल आने के बाद केंद्र को अधिकार देना क्या टाल सकते हैं। आपातकाल के दौरान भी केंद्र के पास विधेयक पाने के अधिकार होने के बाद मुझे मंजूर नहीं होने लगता है समस्या के बाद परेशान करना। तो देखो सबसे पहली बात बताइए कि केंद्र के पास शक्तियाँ दी गई हैं, हम ही मानते हैं केंद्र के पास शक्तियाँ दी गई, लेकिन इसे मानने का सबसे मूल उद्देश्य क्या है। इस मानने का सबसे मूल उद्देश्य जब आपातकाल आए कोई संपत्ति कोई विपत्ति आ जाए जैसे तो राज्यों को अगर हम शक्ति दे देते तो अलग अलग राज्य से रहमान किसी भी नियम का कानून बनाने के लिए आसानी नहीं हो पाएगी। कोई भी राज्य स्वीकार किसी बात को मान पाए कोई बात नहीं मान पाए तो असहमति के कारण जल्दी से निर्णय नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक समय तो सबसे पहला उद्देश्य हो जाता है कि हम जल्दी से निर्णय करें उस चीज़ का। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया है कि वो आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति के अंदर। तो ये गलत नहीं है, ये समस्या को समाधान के लिए बहुत ही सही तरीके से हमारे हिसाब से देखा गया। वैसे तो मासिक पत्रिका का बात लेवल दिसंबर 1933 के अंत में समस्या बहुत ही फायदे स्पष्ट है। उसमें से कुछ हिस्सा हमें आपके सामने बता रहा हूँ। उसमें कहा गया है अधिकार और कर्तव्य की आपसी उल्लंघन राजनीतिक व्यवस्था और अंतर्गत नागरिक किसी और किसी सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने इस बात से ताल्लुक रखती है। शामल हालत में समस्या पैदा नहीं होती है, कानून पर आसानी से अमल किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्ता को आत्मसमान मनुष्य अपना व्यवहार करता है। संकट के समय किस कारण से माना जाए इस बात को लेकर संघर्ष पैदा हो जाता है
और स्पष्ट है कि ऐसे समय में अपनी निष्ठा को टूटने नहीं देना। निष्ठा के बारे में कानून की न्याय पालन करना के सारे देखिए ऐसे कानून की परिस्थिति के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए, वरना बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। जब सारे शिष्टाचार एक तरफ करके जाते हैं तो उस वक्त एक सवाल हो जाता है कि नागरिक और विशेष निष्ठा पर किसकी सत्ता हो, केंद्र की राज्य। जैसा कि उन्होंने भी प्रश्न रखा था कि केंद्र और राज्य को जब आपातकाल के समय किसकी सत्ता देनी चाहिए, तो हमारे देश में जब संविधान निर्माण हुआ था तो इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करने के बाद ही रखा गया कि आपातकाल की व्यवस्था भी करनी अनिवार्य रूप से जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब कौन और किस प्रकार देना है, इस पर समस्या का हल निर्भर करता है। और यही सवाल महत्वपूर्ण है कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को विशेष निष्ठा घटक राज्य और सार्वजनिक बल के केंद्र के साथ होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को यही कहनी होती है कि इसमें द्वारा कभी भी देश के लिए देश की पूरी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार काम करती है। इसी कारण आपातकाल में केंद्र सरकार को अधिक अधिकार देने का समर्थन नहीं है। अगर आपातकाल लेकर केंद्र को देने के राज्य पर क्या उत्तरदायित्व है, इतना ही किया जा रहा है कि आपातकाल में अपने जो राज्य को राष्ट्रीय राय और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ मैंने अपना पूरा भाषण करना पूरा भाषण पूरा किया था, लेकिन मेरा मन देश के भविष्य को लेकर चिंतित है। इस बात में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए इस अवसर है। तो मैं अपना समुदाय का भाषण खत्म नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें और भी मुझे परेशान कर रही है, जो इंडिया में डाल रही है, जो कि देश के भविष्य को लेकर है, और इससे अच्छा अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बातों को देखना चाहूँगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक आज़ाद देश बना, तो इस आज़ादी का क्या हो, भारत अपनी आज़ादी को बरकरार रखेगा या कैसे गवा देगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हमारा पहले भी करते थे, फिर भी शासन था, फिर हम दूसरों के अधीन हुए, गुलाम बन गए। क्या भारत अब 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र एक प्रकार से हो जाएगा, आज़ाद देश बन जाएगा? क्या वो अपने उसको बरकरार रख पाएगा? तो ये बात जानने लायक है। तो मेरे मन में ये विचार पहले आता है कि भारत पहले कभी आज़ाद नहीं था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर उसने अपनी आज़ादी गवा दी। क्या एक बार फिर वो अपनी आज़ादी गवा बैठेगा? भविष्य के बारे में मुझे यही सवाल ज़्यादा चिंता में आता है। भूतकाल में भारत ने केवल अपनी आज़ादी गवाई थी, ऐसी बात नहीं है। देश के ही कुछ विश्वासघात करने वाले और बेईमान लोगों के कारण भारत अपनी आज़ादी गवाई। तो ये वास्तविकता है मुझे बहुत बेचैन करती है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम का नाम है, उन्होंने सिंधिया पर हमला किया, उस वक्त 10 राज्यों में सैनिक और अधिकारी ने आकर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजदूत थे, उनसे पैसे ले लिए, कुछ ले लिए और राज्यों को लड़ने से इनकार कर दिया। तो एक ही सबसे बड़ी बेईमान लोग थे। दूसरा, मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया था? अपने भारत के लोगों जयचंद ने नहीं दिया था। तो उसने जब आक्रमण दिया तो प्रतिकार के खिलाफ लड़ने के लिए उसने मोहम्मद गौरी को अपने और सोलंकी राजाओं की मदद का आश्वासन दिया। क्या आपने कहा प्रतिकार पर लड़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और सोलंकी राजा को भी तुम्हारी मदद करेंगे। जबकि इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी विजय हो गई अंतिम समय में और जयचंद को भी आपने परास्त कर दिया। तुमने उससे शरण, तुम्हें क्या फायदा हुआ शरण लेने का? ये सबसे बड़ा कारण है कि अपनी हमारे देश में वर्तमान में भी समस्याएं हैं। तो शुद्ध प्राचीन समय में गुलाम उसका कारण नहीं है कि आचार्य आसानी से गुलाम हो, उसका कारण ये सब कारण रहे थे। जब शिवाजी जब हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहा था तो उस वक्त का मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राट की ओर से लड़। सोचो, जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वही लोग हिंदू बाकी होकर अंग्रेजों मुसलमानों के सम्राटों की तरफ स्विच कर रहे हैं और अपने ही लोगों का खून कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कहाँ तक ये सच्चाई है? सिख राजकर्ताओं को हराने की कोशिश जब अंग्रेज शासक कर ही रहे थे तब उनका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा है। सिखों का राज्य बचाने के लिए उसने सिखों की मदद नहीं की। अब हम 1857 क्रांति की बात करें तो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की घोषणा की तो सिख दर्शक बनकर बैठे हुए थे। उन पर लक्ष्मीबाई का नाम किया जाता है, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें भी झुका मारा। तो हमारे देश में गद्दार की कमी नहीं रही है शुरुआत से। तो गद्दारों की वजह से देश अभी तक इतने समय तक गुलाम रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर क्या पता कि आगे चलकर भी देश इस स्थिति में आए, क्योंकि आगे भी गद्दारों की कमी नहीं, आगे भी गद्दार हो सकते हैं देश में। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? इसी ख्याल से मैं चिंता ग्रस्त है। जाति और संप्रदाय में अपने पुराने दुश्मनों के साथ अलग और विभिन्न विचार सुनाने वाले राजनीतिक दलों को भरमा देने वाले हैं। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं भी चिंता ग्रस्त हूँ कि कल समय आएगा राजनीतिक दलों का शासन रहेगा लोकतंत्र में, आपस में राजनीतिक दल फूटेंगे, आपस में विरोध करने लग जाएंगे, आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाएगा और दूसरे देश में सिर्फ वो इस मौके का फायदा उठाएंगे और देश को फिर से कर लेंगे। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो लड़ाई किसी चीज़ की नहीं होकर, सेना की नहीं होकर, वो अर्थशास्त्र की जंग की रहेगी। जिसके अधीन हो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि भारत को अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे तो अपने सिद्धांत को किसी बढ़कर मानेंगे। एक बात नकली है कि बच्चे अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आज़ादी कमाने का संकट आएगा नहीं। राजनीतिक दल इस बात को मानेंगे और इस बार आज़ादी कमा बैठे तो हमेशा के लिए आसान रहेगी। इस बार ये नहीं कि आज़ादी दोबारा मिली भी जाएगी,
क्योंकि अब एक ऐसा युग आ गया है, आज़ादी आसानी से नहीं मिल सकती है। आज़ादी आसानी से नहीं मिल सकती है, तो इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अभी से कटिबद्ध होना पड़ेगा। अपनी पूरी आखिरी दिन तक जब तक है तब तक अपनी आज़ादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना ही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की घटना थी, देश बनने का आज़ाद देश भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी, लोगों के लिए काम करेगी। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस राजनीतिक संविधान का क्या होगा। उस नैतिक रणनीति में समझ जाएगा कि आगे एक बार फिर वो ख्याल होगा। मेरे मन में आने वाला है दूसरा ख्याल, पहले ख्याल की तरह ही चिंता हो जाती है कि आखिर जनता होता क्या है, ये भारत को पता नहीं। ऐसी बात नहीं, क्योंकि किसी ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि जनता की जमीन ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन से जनता किसी के लिए ऐसा नहीं है। जनता की जमीन ब्रिटेन नहीं बल्कि भारत बहुत पहले समय से जनता की जमीन रहा है। इस बात का सबसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत कभी आवाज़ नहीं, भारतीय संसद अथवा संसदीय प्रणाली के बारे में पता नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत विचु समूह के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि उस वक्त न केवल संसद नहीं बल्कि संघ की कुछ और नई संसद हुआ करती थी। तो आधुनिक युग पर संसदीय कार्यप्रणाली सभी नियम समूह को पता थी प्राचीन समय में अपने भारत में, और वे उनका पालन करते थे। बैठने की व्यवस्था, विधेयक प्रस्तुत करने के नियम, प्रस्ताव, कामकाज के लिए सदस्य की संख्या के कितने सदस्य होने चाहिए, कितना काम करना पड़ेगा, दल के नेता किसको दल का नेता चुना जाएगा, किसको नहीं चुना जाएगा, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, और कौन आदेश देगा, दल के नेता की बात को सुन के मानना पड़ेगा। मतों की गिनती, ये नहीं दूसरे मत पड़ रहा है, क्योंकि उस समय भी मत पत्रिका के द्वारा मतदान किया जाता था, लोग आपस में अपने नेता को चुनते थे। तो कितने समय पहले की बात है, हमारा भारत कितना सफल था। जबकि अब कहा जाता है कि तो ब्रिटेन में ब्रिटेन जनतंत्र माना जाता है, ब्रिटेन से भारत जनतंत्र प्रणाली है। भारत अगर अपने इतिहास को खगोल कर देखेगा तो भारत भी ब्रिटेन से बहुत ही विकसित प्राकृतिक समय है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने इतिहास को खगोलना बंद कर दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत कुछ गति होता चला गया। लेकिन देश इस दौरान कार्य राजनीतिक विधानसभा की दुनिया में उन्होंने एकदम स्वीकार नहीं किया, तो भारत ने बड़ा गति गवा। अब क्या दूसरी पार्टी वो इसे गंवाने वाला है, दूसरी पार्टी इसे गवाए का चक्कर नहीं है कि क्या अब भविष्य में क्या होगा भारत का, ये हमें सोचना पड़ेगा। एक लंबी समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया भारत जैसे देश में हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत में बहुत समय पहले जनतंत्र प्रणाली थी, फिर बीच में राजतंत्र आ गया था, राजतंत्र का वर्चस्व हो गया था। तो अब ये जरूरी नहीं है कि राजतंत्र आ गया तो क्या भारत में जनतंत्र भूल गया। हाँ, बहुत भूल गया, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो नए सिरे से शुरू करें, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हो सकता है यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने की जोखिम है, क्योंकि नए सिरे से देश में आए जनतंत्र अपना भावना बरकरार रखी जाए, लेकिन असल में वो तानाशाही को जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना नहीं पैदा होने की जबरदस्त खतरा है। तो हम जानते हैं इस समय क्या है कि जनतंत्र राजनीतिक दलों का क्या है, बोलबाला है। अगर राजनीतिक दल में किसी की सत्ता आ जाती है और उसके अगर सांसद अगर सबसे अधिक है तो उसका वर्चस्व है उसमें, लेकिन यदि वो तानाशाही तो बन सकता है, उसकी पूरी सरकार रहेगी, उसके पूरे पक्ष में रहेगी, तो कोई भी नियम कोई भी कानून बना सकता है। तो इसलिए पक्षों की मजबूत होना जरूरी है, तभी देश में लोकतंत्र का सफल संचालन हो सकता है। यह नहीं है लोकतंत्र का सफल संचालन केवल यही हो सकता है कि जो दल सत्ता में सत्ता वहाँ से तानाशाही की रूप देखने को प्राप्त हो सकता है। तो हम अगर सचमुच चाहते हैं कि केवल भारी स्वरूप में नहीं बल्कि वास्तविक में अस्तित्व में आए तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरी राय में पहले के सामने। तो अब इस समस्या आपसे सामने मैंने बातें रखी थी कि नहीं क्या भविष्य में देश गुलाम हो जाएगा, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उस समाधान को साथ में लेकर चलना होगा। उसका समाधान क्या है, उसका समाधान है जो पहले अपनी सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय मार्ग को अपनाने की ध्यान रखना चाहिए। हमें सामाजिक और आर्थिक समानता उसको दूर करने की प्रयास करना चाहिए। मतलब क्रांति का दूसरा मार्ग हमें तैयारना होगा, जैसे कि हम क्रांति करते का सत्तावरी क्रांति, तो उस तरह की क्रांति से क्या हो जैसे भयावह स्थिति हो जाएगी, तो हमें उस तरह की स्थिति से दूर निवर्तन करना होगा। इसका मतलब है कि जैसे कानून तोड़ना, आशियों आंदोलन सत्याग्रह मार्गों को दूर करना होगा। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध किए, संविधान द्वारा न्याय दिलवाई दिया जा सकता है, तब इन संवैधानिक मार्गों को अपनाने की बड़े पैमाने पर समर्थन। जब उस समय में संविधान नहीं था तब इन्हें मानना बहुत जरूरी था, जैसे कानून करना जरूरी सत्याग्रह जैसे हमारे महात्मा गांधी ने किया। लेकिन अब वर्तमान में संविधान बन गया, सब संविधान के अधीन है, संविधान ही सर्वोच्च है, तो क्या इनकी आवश्यकता है? हमें तो नहीं लगता कि साथ ऐसी आवश्यकता होगी, इसलिए वह संवैधानिक मार्गों का समर्थन नहीं कर सकते। असल में मार्ग अराजकता फैलाने की शुरुआत है, जितनी जल्दी हम अपनी ताकत देंगे उतने ही हमारे मन में उतना ही हमारे लिए होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर हमारा काम करना बहुत ही जरूरी है कि जनतंत्र के संगठन में जितनी आस्था है उन सबको जॉन स्टुअर्ट मिल की दी चेतावनी में ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता के बहुत ही ले जाने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बात कही है जिसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। क्या कहते हैं कि व्यक्ति बने कितना भी महान क्यों ना हो,
लोगों को अपनी स्वतंत्रता उसके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी महान हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता उसके चरणों में नहीं देनी चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें को प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थान नष्ट करने के लिए करें और अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करें। बाले बाबू दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की कोई सीमा होती है। तो उन्होंने इस बात से स्पष्ट कर दिया कि हम किसी को महान मानते कोई गलत बात है, लेकिन अपना पूरा सर्वस्व इसके लिए न्यौछावर करें तो व्यक्ति का अस्तित्व ही क्या रहेगा। जब पूरी स्वतंत्रता उसके लिए दे देते जैसा उसने आने को हाथ को मारने तो वहाँ ताना चलकर कार्टून देखना शुरू हो जाएगा। हमें इस बात इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। आईएस देशभक्त डेनियल ऑपरेटर ने ठीक लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई भी महिला अपनी सीख को बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती, कोई भी देश अपनी आज़ादी की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। आप चाहे कितनी भी अच्छी देश का अच्छे लोग का दूसरे देश के अधीन हो जाओ, दूसरे देश का नियंत्रण आप स्वीकार करें तो उससे क्या फायदा होगा। ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है दूसरे देश के अधीन हो। अन्य देशों की तुलना में भारत को सादा रहती है, इसे सारे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो भारतीय भक्ति का मार्ग विभूति अन्य किसी की आदमी चुनाव सबसे रहता है। भारत में इतनी धर्म इतनी जाति और इतनी लोक संप्रदाय इतनी भक्ति भावना रहती है कि लोग किसी की बात में आसानी से आना धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है। एक राजनीति से भक्ति है तो व्यक्ति को ज़्यादा पर अंदर तानाशाही के जाने वाला मार्ग। हाँ, धर्म अपने वो चीज़ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति को भी तुम धर्म का आश्रय करो, राजनीतिक बातों में विश्वास कर लो, उनके प्रति आस्था रखो। भगवान का आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन तुम राजनीतिज्ञों पर आस्था रख रहे हो वो गलत बात है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह व्यक्ति है। तो अपनी पूरी तरह स्वतंत्रता भगवान को जिस प्रकार से समर्पित है उस तरह उनकी पूरी समर्पित नहीं हो सकती। अगर ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर अपना शासन स्थापित करेगा, तानाशाही का जन्म होगा। और तीसरी बात केवल राजनीतिक जनतंत्र पर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक जनतंत्र हमें संविधान जनतंत्र पर करा लेना ही चाहिए। तो राजनीतिक जनतंत्र की जगह अगर सामाजिक लोकतंत्र की धारणा हो तो अधिक से अधिक जैसा कि सामाजिक तंत्र क्या है, सामाजिक तंत्र वो जिंदगी के नाम है जिसके जरिए स्वतंत्रता समानता बंधुता इस तरह के स्वतंत्र लोगों के ऊपर नहीं सोचा जा सकता। इन तीनों को मिलाकर एक संघ बनता है, यानी कि उनमें से किसी को अलग करने का मतलब जनतंत्र के मूल उद्देश्य को ही छोड़ देना है। समता से स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता और ना ही स्वतंत्रता से क्षमता को अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता समता बंधुभाव तीनों अलग नहीं की जा सकती। समता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कि कुछ लोगों का ऊपर प्रभुत्व और स्वतंत्रता के समानता का अर्थ है किसी भी कर्तव्य के लिए भागदौड़ भगदड़ हो जाएगी, तो उन्हें व्यवहार में लाने ले आने के लिए पुलिस में रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वास्तविकता को मानकर ये शुरुआत करनी होगी। उनमें से एक समता हमारा समाज से लेकर समता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समाज में कुछ उच्च स्तर के लोग हैं, अन्य निचले लोग इस तरह के। तो इन सब बातों से रिलेटेड बात सब स्पष्ट हो जाती है कि हम क्या है कि समता समानता। तो अगर राजनीतिक लोकतंत्र आ गया तो देश का शासन अच्छे से संभव नहीं। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ में अभी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना भी जरूरी है। जैसा कि हमारे वर्तमान समय में सामाजिक लोकतंत्र में सभी में समाज जाति में बटा हुआ है। कम से कम भारत में 300 जातियों की गणना की जाती है, 300 जातियाँ। तो जब जाति में बटा हुआ प्रत्येक जाति से अपनी जाति को हमें बढ़ाने की बात करेगा तो राष्ट्र की भावना कैसे पैदा होगा आपके लिए से। तो राष्ट्र की भावना पैदा नहीं होगी तक वो अच्छे शासन प्रणाली नहीं मिल पाएगी। तो जैसा कि सबसे पहला राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों लोकतंत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रवादी भावना की सबसे पहले हमें जातियों को तोड़ना पड़ेगा, समाज में एकता लानी पड़ेगी। हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक भावना लानी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। ये नहीं कहा कि हमारी ये जाति है, जाति का नाम लेकर तुम किसी को अपना वो बता प्रश्न का उत्तर दोगे नहीं हमारी जाति है। इसकी जगह हमें बताना होगा हम भारतीय, मैं भारतीय हूँ। इस शब्द से तुम्हें अपनी बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम इस बात को नहीं रखोगे जब तक तुम्हारे राष्ट्रीय की भावना नहीं आएगी। और अगर इसी तरह चलता रहेगा सामाजिक में भेदभाव चलता ही रहेगा तो ये आंतरिक स्थिति आएगी जिसका अन्य विदेशी जो देश है वो उसका फायदा उठाएंगे और देश पैसे बनाने की जमीन में निकला जाएगा। ये बात में कभी भी कर रही है, जैसा अम्बेडकर जी थे और अम्बेडकर जी ने एक महत्वपूर्ण बात रखी थी कि राष्ट्र के लिए सामाजिक जनतंत्र भी आवश्यक है, राजनीतिक जनतंत्र भी आवश्यक है। जैसे राजनीतिक जनतंत्र के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, सबके लिए एक मन का एक मूल्य रहता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन हम आर्थिक जनतंत्र की बात करें तो क्या सभी को समान अवसर के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्या सभी को रोजगार की सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही। आज वर्तमान में देश में जनसंख्या इतनी अधिक हो गई और देश के पास संसाधनों की इतनी कमी होती जा रही है। इसका कारण है कि लोगों को व्यवस्थित रूप से रोजगार देने की व्यवस्था भी देश नहीं कर पा रहा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति राष्ट्रवादी भावना ही नहीं सकती है, क्योंकि अंग्रेज इस बात को उनके घर में लोगों की बात ढकी हुई थी।
लेकिन मेरी इस बात को आज लोकतंत्र की बात को लोगों ने नकार दिया और इस बात को नहीं नकार दिया। ये मेरा सबसे बड़ा आग्रह था। लेकिन मैंने फिर भी मैंने जारी रखी हुई 3 तत्वों को कुछ तकनीकी तत्वों में रखा है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, फिर हम सूची सहायता की बात करें या बुजुर्गों की सहायता की बात करें या अन्य लोगों की सहायता की बात करें और आर्थिक असमानता को पूरी तरह तो कम नहीं कर सकते, इससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जितनी हद तक हो सकते तो हमें उसे कम करना ही चाहिए। तो अगर हम इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, जब ये तीनों मिलकर देश में संचित अच्छे रूप से व्यवस्थित होंगे, तभी हमारा देश किसी के अधीन नहीं होगा। हमें भरोसा है कि हमारा देश संचित होगा और हमें संपूर्ण विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात है कि राष्ट्रवाद का अपना सोच होनी चाहिए, और तभी आएगी हम आपस में कार्य लगकर हमें एक ही अवधारणा होनी चाहिए, वो मुझे भारतीयता की अवधारणा, हमें कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। इस सत्य का जब तक हम पूर्ण करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो जय हिंद। इसी के साथ मैं आपकी भाषा को समापन किया जा रहा हूँ और ऐसी कुछ गलतियाँ भी इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो इसमें सच्चाई थी, उस तर्क के आधार पर इस बात को आपके